Hello students. In this video segment we will discuss सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट को हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दिया था, तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने चैनल पे पब्लिश कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। और साथ ही हम लोगों ने उसमें सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स को, 2 टाइप्स थे जिनको हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करेंगे। तो किस तरह से सॉलिड को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, और क्या क्रिस्टल लैटिस होती है, इन दोनों को समझेंगे आराम से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उनको इन हेडिंग्स के थ्रू हम इस डिफरेंस के थ्रू पहचानेंगे और समझेंगे। तो देखिए, हमने पहले कॉलम में लिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉलिड कि किस किस तरह के टाइप्स होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या उनके पार्टिकल्स होंगे, क्या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, उनका फिजिकल नेचर कैसा होगा, उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी, और उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, उस सॉलिड के बारे में बात करते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, लाइक CCl4, H2, I2, CO2। तो इनके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स टाइप ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। उनको डिस्कस करने के बाद हम लोग नीचे आयनिक सॉलिड पे, फिर मेटेलिक सॉलिड पे, और देन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड पे बात करेंगे। तो आइए मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो हेडिंग चल रही है, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग देखेंगे, इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भाई पार्टिकल तो वही होगा, मॉलिक्यूल ही। इसमें फोर्स कौन सा लगता है, तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स लगेगा, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन कह लीजिए या लंडन फोर्स कह लीजिए। तो यहां पे फोर्स लगेगा लंडन फोर्स, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे CCl4 है ना, H2, I2, ये सब मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे। इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा, फिजिकल नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं कि नहीं करते हैं, भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो नहीं करेंगे, इंसुलेटर होंगे। तो ये इंसुलेटर होंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, या हम ये कहें कि वेरी लो होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाएंगे, वेरी लो। ओके, तो ये हम लोगों ने पहला देख लिया था। ओके, ये यहां पे चला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड हम लोग बी के बारे में बात करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। ये इधर चला गया है, मॉलिक्यूल तो वही होगा। अब यहां पे जो पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स होता है, वो फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल लिख लीजिए आप, डाइपोल। ओके, अब इनके एग्जाम्पल क्या है, लाइक HCl, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, SO2। ओके, इनका भी नेचर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, और ये भी क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ओके, तो ये अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड में दूसरा देख लिया। तीसरा यहां पे हम लोग बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। तो तीसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे मॉलिक्यूल में हो। ओके, तो मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें हम लोग बात करेंगे किस सॉलिड की, H2O, लाइक आइस की। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हार्ड है, इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर इसलिए है कि प्योर वाटर में कोई आयन्स नहीं होते, ठीक है, प्योर वाटर में कोई आयन नहीं होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको आइस भी मिलती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड भी मिल जाता है। ओके, आइए दूसरे तरह के सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं, आयनिक सॉलिड। तो यहां हमारा दूसरे तरह का सॉलिड हो जाएगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होंगे भाई, आयंस होंगे। पार्टिकल्स कैसे होंगे, आयंस होंगे, ठीक है। और यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कूलम्बिक फोर्स, कूलम, COULOM, कूलम्बिक फोर्स, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई, जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, तो ये सब ठीक है, जिंक सल्फाइड हो गया। ओके, CaF2 लिख सकते हो आप। हाँ, फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। फिजिकल नेचर, आयंस के फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड के साथ साथ ब्रिटल होते हैं, तो ये क्या होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा कि नहीं करेगा आयनिक सॉलिड, इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। लेकिन जब ये मॉल्टन या एक्वस स्टेट में जाता है तो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो यहां पे आप लिखोगे इंसुलेटर इन केस ऑफ सॉलिड और कंडक्टर इन केस ऑफ एक्वस और मॉल्टेन स्टेट, ठीक है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, हाई होगा भाई, हाई हो गया मेल्टिंग पॉइंट। आ गया दूसरा भी आ गया। तीसरे के बारे में चलते हैं हम लोग, मेटालिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड वन इज द मेटालिक सॉलिड, यहां से लिखता हूं मेटालिक METALLIC, मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड में जब पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, मेटल है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, और जनरली वो कटायंस होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसको कह सकते हैं पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे होगा पॉजिटिव आयंस in the sea of क्या बोल रहा था मैं, पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो डीलोकलाइज हो रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, किसी को मिलना चाहते हैं। और यहां पे बॉन्ड किस तरह का, अट्रैक्टिव फोर्स किस तरह का होगा, मेटालिक बॉन्ड। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है, बहुत सारे हो गए, जितने भी मेटल है ले लो, Fe, Cu, Ag, Au, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फिजिकल नेचर क्या है,
हार्ड, बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। हार्ड, लेकिन मेटल का ये करेक्टर है ना, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, पीटने पे सीट की तरह हो जाए, निकालने पे तार की तरह निकल जाए। तो हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी। कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन द मॉल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं सी में। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करते रहते हैं। इसीलिए आप किसी बिजली के या हम ये कहें कि जहाँ करंट आ रहा हो वायर में, आप लोहे के रॉड से नहीं छूते उसको, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, तुरंत कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टर इन द सॉलिड एज वेल एज कंडक्टर इन बोथ सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट, दोनों में, सॉलिड में भी और मॉल्टन में भी। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, फेयरली हाई, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप घर पे लिए और लोहे को पिघला लिए टेम्परेचर बहुत हाई लगता है, ठीक है। लास्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड का लास्ट क्लासिफिकेशन में आता है कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड। फोर्थ वन इज कोवैलेंट, दिख रहा है यहां पे, कोवैलेंट आर नेटवर्क सॉलिड, दिख रहा है, देखिए ध्यान से। और यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स। जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल जैसे SiO2 क्वार्ट्ज, SiC, SiO2, SiC, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक कार्बन डायमंड, तो आप ये भी लिख लो, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं आप, तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ओके, यहां पे क्या होगा, ये सब तो हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ये हार्ड है, एक्सेप्शनली ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट के केस में सॉफ्ट। ओके, ये सब कंडक्टर हैं, सब कंडक्टर हैं। कंडक्टर, ओके, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई। एक चीज अभी देखिए कंफ्यूजन में आया है, वेरी हाई। ये जो कंडक्टिविटी में दिखा रहा हूं, ये इंसुलेटर के लिए, सॉरी ग्रेफाइट के लिए है, ग्रेफाइट एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए एज अ इलेक्ट्रोड भी उसको यूज किया जाता है। तो ये सॉफ्ट है, ग्रेफाइट कंडक्टर है, एक्सेप्शन है ये एक तरह से एक्सेप्शन है, बाकी सब नहीं होंगे भाई, माफ करिएगा अगर मैंने पहले बोल दिया है तो। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस या दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्लासिफाई कर लिया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं हट गया हूं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं और इसके आगे हम लोगों को क्या समझना है। तो अब हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस या 3D लैटिस किसे कहते हैं। तो मिटा देता हूं मैं और हेडिंग डालिए क्रिस्टल लैटिस। तो अब हेडिंग हमारी होगी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस या 3D लैटिस। तो यहां मैं हेडिंग डालता हूं क्रिस्टल लैटिस
या स्पेस लैटिस, या 3D पहले लिख लेता हूं, 3 डायमेंशनल में कोई लैटिस हो, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। ओके, तो ये हमारी हेडिंग है, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, तो बड़े आराम से समझिएगा। अब हम लोग एक्चुअल में आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। तो क्रिस्टल लैटिस एक्चुअल में कहते किसको हैं, उसको समझने के लिए ज़रा मैं एक फिगर बनाता हूँ, और बड़े ध्यान से देखिएगा उस फिगर को। तो मैं कहाँ फिगर बना दूँ, इधर बना देता हूँ। ओके, बात समझे, थोड़ा सा बहुत भी समझ में आया कि मैंने क्या बनाया। एक्चुअल में एक बड़ा क्यूब बनाया है, और यहाँ मैंने एक पॉइंट रख दिया, यहाँ मैंने एक पॉइंट रख दिया। ठीक है, आइए इसके बीच में भी एक बना देते हैं, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ भी एक पॉइंट रख दिया। अब जब ये नीचे आएगा तो इसी पॉइंट से नीचे आएगा। ठीक है, कुछ मैं दर्शा पा रहा हूं, कुछ आपको समझ में आ रहा है। अगर यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पे एक इस तरह का एक यूनिट बन रहा है, ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, इस पूरे को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये जो पॉइंट्स आपको डिफरेंट जगह पे दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। और जो इसमें एक पर्टिकुलर क्यूब बनेगा, जैसे ये पर्टिकुलर क्यूब बन रहा है आगे की तरफ, एक पर्टिकुलर क्यूब बन रहा है पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर क्यूब है, अगर मैं इसको इस तरह से दर्शा दूं कि ये वाला क्यूब आप देखिए, ये वाला क्यूब आप देखिए जिसको मैं दिखा रहा हूं, और इसकी ये वाली सरफेस, इसके पीछे वाली सरफेस, और ये वाली, मतलब इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को आप देखेंगे तो एक यूनिट सेल की तरह दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे एक यूनिट सेल इस तरफ, एक यूनिट सेल पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो क्रिस्टल लैटिस जो बना होता है वो डिफरेंट यूनिट सेल से बना होता है, और यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट होते हैं, यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट होते हैं। तो अगर यहां से इस एक यूनिट सेल को मैं यहां से बाहर निकालूं, तो आपको अब एक यूनिट सेल दिखाता हूं। तो यूनिट सेल कैसा होगा, ठीक है, यूनिट सेल कैसा होगा। देखिए ये एक यूनिट सेल है जो अभी मैं क्यूब की तरह दिखा रहा हूं, और यहां पे डिफरेंट लैटिस पॉइंट लगे होंगे, डिफरेंट लैटिस पॉइंट लगे हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। आइए डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे बाद में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा कि क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं। द 3D अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ स्पेस, द 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस इज नोन एज 3D लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो लिख लीजिए, 3D अरेंजमेंट ऑफ, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particle particle 3D arrangement of constituent particle in space is क्या होगा, in space is known as 3D lattice, is known as 3D lattice। ओके, इसको हम लोग 3D लैटिस
कहते हैं। आइए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि व्हाट इज लैटिस पॉइंट। तो अब लैटिस पॉइंट हमारी हेडिंग होगी कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, लिखिए लैटिस पॉइंट क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए लैटिस पॉइंट इट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में एक पोजीशन है वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज लोकेटेड। तो लिख लीजिए, इट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस, इट इज द पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस where the particle is located, where the particle is located। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, क्रिस्टल, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। इसको एक को लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट एक लोकेशन है, केवल एक पोजीशन है जहां पे लोकेट किया जा रहा है एक पार्टिकल को। इट इज द पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस वेयर अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट आइए हम लोग समझते हैं यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल को लिखने से पहले यूनिट सेल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिट सेल क्या है। ठीक है, यहां से बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। सबसे पहले डिफरेंट लैटिस पॉइंट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, उन्होंने एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। अब इस यूनिट सेल को अगर आप देख रहे हो तो इस यूनिट सेल के कितने एक्सिस हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये दिस वन इज वन एक्सिस। ओके, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ये आपको सारे एक्सिस दिख रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब इनके तीन एज होंगे, तीन तरह के एज होंगे। जैसे इसको अगर हम मान लें कि दिस वन इज ए, ठीक है, मैं यहीं कहीं अलग से लिखता हूं कि ये अगर ए है, ओके, वो अगर ए है तो ये बी है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये सी होगा। ठीक है, द एंगल इन बिटवीन देम, तो इस एंगल को ये जो एंगल आपको दिख रहा है किसके बी और सी के बीच में, इस एंगल को हम लोग अल्फा कहते हैं। सी और ए के बीच में जो एंगल दिख रहा है इसको हम लोग बीटा कहते हैं। ओके, और जो यहां पे नीचे आपको दिख रहा है बी और ए के बीच में, ये दिस एंगल इज कॉल्ड गामा। ठीक है, गामा एंगल। तो आपको रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं कि तीन एक्सिस हैं, ए बी सी। ठीक है, सॉरी, ए बी और सी और बी के बीच के एंगल को अल्फा कहते हैं, सी और ए के बीच को बीटा, ए और बी के बीच के एंगल को गामा कहते हैं। तो लिख लीजिए यूनिट सेल क्या हुआ, यूनिट सेल इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। लिखिए, इट इज अ स्मॉलेस्ट portion of crystal okay, it is the smallest portion of crystal lattice which is, क्या लिखेंगे, which generate the entire lattice by repeating itself, which generate the entire lattice by repeating itself, खुद को रिपीट कर करके पूरी की पूरी लैटिस बनाया हुआ है। ठीक है, तो पूरे के पूरे लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल आपको मिलेंगे। तो बाय रिपीटिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, हो गया। अब आगे बात हम लोग लिखेंगे उसके बारे में
कि यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय एज लेंथ ए बी एंड सी। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय एज लेंथ ए बी एंड सी। एज लेंथ ए बी और सी से जो है करेक्टराइज किया जाता है। एंड इसके आगे हम लोगों को क्या लिखना है, या इस तरह से लिखें कि along 3 axis of unit cell, along 3 axis of 3 axis कौन सी है, एक्स वाई जेड, along 3 axis of unit cell, along 3 axis of unit cell at the angles alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma between the pairs of edges। कौन कौन सी एज भाई, अल्फा किसके किसके बीच में, बी सी, बीटा सी ए और गामा ए बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इतनी बात समझ में आई है, नोट करिए। मैं जरा इंक दे दूं। चलिए यूनिट सेल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि यूनिट सेल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था प्रिमिटिव और दूसरा था नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो पहला यूनिट सेल के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। द फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक, और दूसरा था नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रिमिटिव या सिंपल में क्या होता है, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ओनली द कॉर्नर ऑफ क्यूब, जब पार्टिकल्स केवल कॉर्नर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट हों तब उसको हम लोग प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। तो जब भी आपके यूनिट सेल मैं बना रहा हूं और केवल कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है, जैसे ये आपने यूनिट सेल बनाया और केवल इसके कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at only corners of the cube, only corners of the cube, then it is called primitive or simple unit cell. Centered unit cell या non primitive unit cell 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो पहला इसमें देखिए, हम यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा इधर से ले लेते हैं। पहला है इसमें नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ
कि मान लीजिए कि आपकी यूनिट सेल है, ये आपकी यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा इसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच कहीं सेंटर में पड़ा हुआ है एक पार्टिकल। तो यहाँ तो कॉर्नर्स पे है ही है पार्टिकल्स, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स के अलावा इसके सेंटर में, क्यूब के सेंटर में बिल्कुल एक पार्टिकल पड़ा हो, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट या इस तरह से लिखें, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corner as well as in center of cube, तब इसको बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। दूसरा, फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी भी कहते हैं, उसको बीसीसी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे यूनिट सेल में देखिए, यहाँ पे ही यूनिट सेल बना रहा हूँ, यहाँ हमारा यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में भाई कॉर्नर पे तो सब पे है, ठीक है ना। कोई कॉर्नर पे छूट गया क्या? यहाँ छूट गया था, देखिए आप लोग बोल भी नहीं रहे, यहाँ भी छूटा हुआ है। अब आप बोल कैसे सकते हैं, कहेंगे सर कैसे बोल सकते हैं, 4 4 8 है ना, 4 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कॉर्नर पे सारे प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो फेस क्या है भाई? आप जब लूडो खेलते हो तो उसमें उसके 6 फेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर पर अगर एक पार्टिकल प्रेजेंट हो तो 6 फेस तो 6 सेंटर सॉरी। तो देखिए यहां मैं मानता हूं कि इसका पीछे वाला फेस लेके चलता हूं, तो यहां पे आगे वाले में मान के चलता हूं, तो यहां पे ये नीचे वाले में मान के चलता हूं, तो यहां पे इसके ऊपर वाले में मान के चलता हूं, तो यहां पे इधर वाले में मान के चलता हूं, तो यहां पे इधर वाले के मान के चलता हूं, तो यहां पे, मतलब द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, द पार्टिकल्स are present at corner as well as face of the cube, as well as कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और as well as face center of cube, ओके। थर्ड, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, और आप लोगों का तीसरा है एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या है? अब देखिए एंड सेंटर में क्या होता है कि 2 अपोजिट फेस में, कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस में अगर केवल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? एंड सेंटर्ड क्यूब या सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड क्यूब लिख दिया मैंने, क्यूब लिखिए, सेल लिखिए, सेल लिख दिए, फेस सेंटर्ड सेल, एंड सेंटर्ड में देखिए इन सेंटर को बनाता हूं, यहां पे कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और साथ ही अपोजिट, मान लीजिए इस पे किया तो इसके ऊपर वाले पे, अपोजिट पे अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे को हम लोग एंड सेंटर्ड कहते हैं। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as two opposite
फेस सेंटर। तो दो अपोजिट फेस सेंटर पे जब प्रेजेंट हो कारण के अलावा, तो ऐसे को हम लोग इंडो सेंटर्ड कहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, ये सिंपल में आ जाता है। ठीक है, तो यूनिट सेल का ये क्लासिफिकेशन आप कुछ समझ में आ गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। तो आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोगों को और क्या देखना है। ठीक है, मिटाता हूं। आगे हम लोगों को देखना है क्रिस्टल सिस्टम को। तो क्या क्या 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, उस क्रिस्टल सिस्टम को समझना है। और उस क्रिस्टल सिस्टम को समझने के बाद हम लोग ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वो 14 टाइप्स के होते हैं। चलिए, तो आगे हम लोगों को समझना है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 पॉसिबल लैटिस। तो हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग क्या होगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 पॉसिबल लैटिस। ओके, तो यही हम लोगों को समझना है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम पहले समझाऊंगा, उसके बाद 14 पॉसिबल लैटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, एज लेंथ ABC एंड इंटरफेसियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा, द यूनिट सेल इज कैटेगराइज्ड इनटू 7 सिस्टम। यूनिट सेल को 7 सिस्टम में कैटेगराइज किया गया है और उसी को हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। एंड वहां से उस 7 क्रिस्टल सिस्टम से टोटल 14 पॉसिबल लैटिस निकलती हैं, जिनको हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ geometrical consideration, okay, on the basis of geometrical consideration, edge length क्या होगा, A, B and C, edge length A, B and C, as well as the interfacial angle, किस कौन से एंगल बताई थी, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। द यूनिट सेल is classified into 7 crystal system and 14 possible lattice, और इसी को ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। ब्रेविस, BRAVIAS, ठीक है, BRAVIAS, ब्रेवियस लैटिस भी कहा जाता है। आइए समझते हैं इसको। तो 7 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूब की। चलिए, हम लोग पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस की। तो उसको हेडिंग में डाल देते हैं यहाँ पे कि भैया हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है और क्या क्या पॉसिबल लैटिस आपको मिलेंगे। या इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रेवियास लैटिस, उसको बाद में निकालेंगे, पहले हम लोगों को क्रिस्टल सिस्टम निकालना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्यूब है।
सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्यूबिक, क्यूब या लिख लीजिए या क्यूबिक सिस्टम लिख लीजिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको एक चीज पता है कि यहां पे क्या होता है, ए जो एज लेंथ ए है इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एज वेल एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मतलब आप क्यूब बनाएंगे, उसमें ए बी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, अल्फा बीटा गामा सारी एंगल 90 डिग्री की हैं, तो अभी बहुत सारे क्यूब हमने बनाए आप देखें। ओके, तो ये क्यूबिक सिस्टम है, पहला क्रिस्टल सिस्टम है जिसको हम लोग क्यूबिक कहते हैं। दूसरा हमारे पास है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्या होता है? अब देखिए यहां पे टेट्रागोनल में क्या होगा कि इसको चलिए मैं बनाता हूं, छोटा छोटा बना देता हूं। ठीक है, ये क्यूब है। अगर आप टेट्रागोनल को देखेंगे तो टेट्रागोनल इज लाइक दैट। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है ना कि थोड़ा इसकी जो एक एज है वो बराबर नहीं है, एक एज बराबर नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रागोनल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रागोनल कहेंगे। थर्ड हमारे पास टाइप है आर्थोरोम्बिक। तो हमारे पास थर्ड टाइप है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक कैसा होगा, अब यहां पे देखिए a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसको भी समझ लेते हैं। a b के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे मैच बॉक्स, आपके पास माचिस जलाने वाली जो डब्बे होते हैं, उसको आप देखिए, उसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। ठीक है, तो दिस इज लाइक दैट। अगर आप बनाएं उसको, तो ये क्या हो गया आपके पास, आर्थोरोम्बिक। इसको हम लोग आर्थोरोम्बिक बोलेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। चौथा देखते हैं, चौथा है हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, आइए हेक्सागोनल क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए हेक्सागोनल का मतलब है कि हेक्सागन होगा। ठीक है, अब इसमें a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू सी। और इसमें क्या होगा, दूसरी चीज कि अल्फा एंड बीटा इज 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके भाई, जब भी हेक्सागन बनेगा तो वहां पे चेंज होगा। तो हेक्सागन कैसे बनेगा, देखो भैया, ये हो गई, ये हो गई, और नीचे भी आप बना दीजिए इसी तरह से। गलत बना रहा हूं मैं, देखिए गलती कर दी है। ठीक है ना, वो उधर वाला जाके इससे मिलेगा, इधर वाला इससे मिलेगा, इधर वाला इससे मिलेगा, है ना, उधर वाला इससे मिलेगा, इधर वाला इससे मिलेगा, इधर वाला इससे मिलेगा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से हेक्सागनल
शेप बनेगा, हेक्सागोनल शेप। इमेजिन करिए, देखिए सॉलिड स्टेट पूरी तरह से इमेजिन अगर कर लेंगे कि कमरे में मैं बैठा हूँ, इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या, समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो ये हेक्सागोनल हो गया। आइए पांचवा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रिस्टल, क्या देख रहे हैं हम लोग? क्रिस्टल सिस्टम देख रहे हैं। तो फिफ्थ वन हमारे पास क्या है? फिफ्थ वन इज मोनोक्लिनिक। इसको मोनोक्लिनिक कहते हैं, मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक क्या है? मोनोक्लिनिक में क्या होगा? इसकी कोई लेंथ बराबर नहीं होगी, एज लेंथ बराबर नहीं होगी, एज लेंथ बराबर नहीं होगी, और एक एंगल इसकी जो है 90 डिग्री नहीं होगी। तो यहां पे देखिए अल्फा, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा नहीं, अल्फा और गामा, सॉरी, अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा इज इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। ठीक है ना? बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यही टेट्रागोनल है और इसको खींच दिया जाए, एक तरफ से पकड़कर खींच दिए, ठीक है ना, तो थोड़ा टिल्ट हो गया। मोनोक्लिनिक का मतलब यही है कि इसको हमने पकड़ा और थोड़ा सा ऐसे खींच दिया, एक तरफ खींच दिया। खींच देने की वजह से वो 90 डिग्री एक की चली जाएगी, थोड़ा झुक जाएगा। तो मैं उस स्ट्रक्चर को नहीं बना रहा हूं अभी, ठीक है? तो इतनी बात समझिए कि इसको थोड़ा खींच दिया गया है। एबीसी तो उसमें भी नहीं बराबर था, अच्छा उसमें टेट्रागोनल में तो बराबर होता है, ठीक है, ए और बी बराबर होते हैं। अब यहां पे ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर है सी के, और एक तरफ से खींचा हुआ है, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक, कुछ बराबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइक्लिनिक। आइए ट्राइक्लिनिक को देखते हैं। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या होगा? नाइदर एज लेंथ इज इक्वल नॉर द एंगल्स आर इक्वल, तब इसको हम लोग ट्राइक्लिनिक कह देंगे। लास्ट वन इज द राम्बोहाइड्रल, राम्बोहाइड्रल। तो सेवेंथ वन इज राम्बोहाइड्रल। जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि टेट्रागोनल में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया कि भाई ए और बी बराबर ना हो, उसको थोड़ा खींच दिया जाए, झुका दिया जाए एक तरफ, तो उसी तरह से अगर क्यूब को भी एक तरफ से खींच दें तो राम्बोहाइड्रल शेप बन जाता है। तो इसमें एज लेंथ तो ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वो 90 डिग्री नहीं होगा, खिंच गया है, सारे एंगल चेंज हो गए, झुकाव एक ही तरह से होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग ब्रेवियस लैटिस में देखते हैं कि लैटिस कैसे बनेगा। अब देखिए क्यूबिक सिस्टम को अगर आप देखें तो क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्यूबिक सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। तो हमने यूनिट सेल को पढ़ाया, अभी बताया कि यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, सिंपल या सेंटर्ड, या हम ये कहें कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल होता है, नॉन प्रिमिटिव के 3 प्रकार थे, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो जो क्यूबिक सिस्टम है उसके लिए 3 तरह के ब्रेवियस लैटिस जो है दिए गए हैं। कौन कौन से? बीसीसी, एफसीसी और सिंपल। तो यहां पे ये कौन कौन से होंगे? सिंपल मतलब प्रिमिटिव, बीसीसी और एफसीसी। ईसीसी क्यूब में नहीं पाया जाता। ईसीसी स्ट्रक्चर जिसमें कि अपोजिट फेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो आपको क्यूबिक सिस्टम में, क्यूबिक क्रिस्टल में नहीं मिलता है, ठीक है। टेट्रागोनल में आपको सिंपल और बीसीसी मिलेगा, इसमें सिंपल भी मिलेगा और बीसीसी भी मिलेगा। तीसरा ऑर्थोरॉम्बिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तरह के यूनिट सेल आपको मिलते हैं।
चारों तरह के। तो यहां पे सिंपल भी होगा, बीसीसी भी होगा, एफसीसी भी होगा, ईसीसी भी होगा, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है। हेक्सागोनल में केवल एक तरह का सिंपल, हेक्सागोनल में सिंपल, ओके। मोनोक्लिनिक में सिंपल और ईसीसी, मोनोक्लिनिक में सिंपल और ईसीसी। इसी तरह से ट्राई क्लिनिक में भी सिंपल और रोम्बोहेड्रल में भी सिंपल, ओके। तो समझ में आया ब्रेवियस लैटिस के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम 7 तरह के होते हैं। ब्रेवियस लैटिस देखिए 3, 2, 5, 5 और 4 9, 1 10, 2 12 और 2 14। तो टोटल 14 टाइप्स के लैटिसेस आर पॉसिबल। टोटल 14 टाइप के पॉसिबल लैटिस प्रेजेंट हैं, ब्रेवियस लैटिस जिसको कहते हैं। और क्रिस्टल सिस्टम हमारा 7 तरह का होता है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों को इतना ही देखना था, और बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो आप अपना रिस्पांस देते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है लेक्चर, इसको जरूर बताइए कमेंट के थ्रू, जिससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है, ओके। तो इन द लास्ट थैंक्स, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना हो सके शेयर करिए बच्चों में, आपके साथियों में, सोशल साइट से, इंस्टा से या फेसबुक, जो भी आप सोशल साइट यूज़ करते हो, आप उससे इसको शेयर करिए। तो धन्यवाद।